हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज हम पढ़ेंगे बहुत डिफरेंट से एस्पेक्ट जो हमने अभी तक नहीं देखे कि टेम्परेचर पे कैसे फ़र्क पड़ता है और कंडक्टिविटी क्या होती है एंड ऐसे हम अलग अलग चीज़ों को थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। सी हमारे पास रेजिस्टिविटी का रिलेशन है, रेजिस्टिविटी का रिलेशन वी हैव गॉट कुछ ऐसे रो इक्वल टू, याद है अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। आपको पता होगा, ध्यान से देखो, यहां पे m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये कैसे हैं, कांस्टेंट है। इसका मतलब रेजिस्टिविटी का डायरेक्ट रिलेशन कैसा आ रहा है, 1 अपॉन एन टाउ, 1 अपॉन एन टाउ। हम सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर की। सबसे पहले वी टॉक अबाउट कंडक्टर, ठीक है। सपोज करो हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जब तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो एटम है ना, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो भी एक्साइटेड होकर बाहर आने की कोशिश करेंगे। इसलिए जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, तो टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर को एरो से दिखा रहा हूं, बढ़ा दिया। तो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। लेकिन n की वैल्यू ऑलरेडी कितनी होती है, 10 पावर 27, 28, 29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। अलग अलग कंडक्टर में डिफरेंट होता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया रफली 10 पावर 29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, और ये बहुत ज्यादा नंबर है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से n में इंक्रीमेंट होगा। लेकिन एक चीज सोचो तुम, जो नंबर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, अगर उसमें थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होगा भी तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ n रिमेन्स ऑलमोस्ट क्या, कांस्टेंट। इसका मतलब कंडक्टर में n के चेंज का फर्क नोटिसेबल नहीं होगा। इसको नोटिस करने की कोई उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ेगी तो टक्कर का जो टाइम है ना, जिसको हम टाउ बोल रहे थे, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप समझो ना, वेलोसिटी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज चलेंगे तो टकराएंगे जल्दी जल्दी। अगर जल्दी टकराएंगे तो मीन फ्री पाथ टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हमने क्या देखा था, रेजिस्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन टाउ। एन का इफेक्ट हम कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन टाउ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन कंडक्टर्स resistivity increases with increase in temperature। क्लियर हुआ। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारे मटेरियल की रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, और हम अच्छे से जानते हैं R इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। अब आप सोचो, अगर रेजिस्टिविटी बढ़ गई तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम रहेगा कि बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। हम किसकी बात कर रहे थे, कंडक्टर की। सो इन कंडक्टर रेजिस्टिविटी हम साथ साथ में लिख सकते हैं, रादर यहां पे रेजिस्टिविटी के साथ क्या लिख सकते हैं, एज वेल एज रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एज वेल एज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करा। जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करा, जो इलेक्ट्रॉन अंदर वाले ऑर्बिट में लाई कर रहे होंगे, सपोज करो यहां लाई कर रहे हैं, ये एक्साइटेड होकर कहां चला जाएगा, ऊपर को चला जाएगा। इसलिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे। अब समझो, सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पे ऑलरेडी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत बहुत कम थे, और अगर बहुत कम थे और अगर थोड़े से इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएंगे तो नंबर सिग्निफिकेंटली राइज दिखाई देगा। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इन सेमीकंडक्टर टेम्परेचर के बढ़ने से n क्या होता है, n इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि n पहले से बहुत कम था। अगर कोई चीज़ बहुत कम है, उसमें थोड़ा सा एडिशन हो जाएगा तो वो सिग्निफिकेंटली इवॉल्व होकर दिखता है हमें। सो n क्या हो गया, n इंक्रीज हो गया। बहुत अच्छी बात है। हम बात करते हैं टाउ की। तो टेम्परेचर बढ़ाया हमने, और टाउ की बात करें तो यहां पे भी टाउ की वैल्यू नो डाउट कम आएगी। तो हम कह सकते हैं टाउ डिक्रीजेस, लेकिन वो इतना कम डिक्रीज होता है क्योंकि यहाँ पे एटम्स का, सेमीकंडक्टर में एटम्स रिलेटिवली ज़्यादा रिजिडली पैक्ड होते हैं। रिजिडली पैक्ड होंगे तो उनके वाइब्रेशन उस लेवल पे बढ़ नहीं पाते, इसलिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं समझ में आता कि फ्री पाथ टाइम में कमी आई है। सो नो डाउट टाउ डिक्रीजेज बट नॉट दैट मच, उतना ज़्यादा डिक्रीमेंट नहीं आता, इसलिए हम टाउ को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं देते इस केस में, लेकिन इसको सिग्निफिकेंस देते हैं। और जब हम कैलकुलेट करके देखते हैं ना सेमीकंडक्टर में, तो एन टाउ की नेट वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है।
मैंने आपसे क्या बोला, एन बढ़ेगा, टाउ कम होगा, लेकिन जब दोनों का प्रोडक्ट देखेंगे तो ये बढ़ता हुआ दिखाई देता है। सो रो की वैल्यू थी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एन टाउ, एंड व्हाट वी सी, ये डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब विद राइज इन टेम्परेचर, विद राइज इन टेम्परेचर resistivity decreases in semiconductor. सो इसका बिहेवियर कंडक्टर से बहुत डिफरेंट है। कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट का फ्लो होना मुश्किल हो जाएगा। सेमीकंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, करंट का फ्लो पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट दिस रेजिस्टिविटी जो टेम्परेचर के साथ में वेरी करती थी। सेम रिलेशन है आर का, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर रेजिस्टिविटी कम हो रही है तो रेजिस्टेंस भी उसी हिसाब से कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस में चेंज आता है। कंडक्टर में कंडक्टर के केस में इंक्रीज हो जाता है, सेमीकंडक्टर के केस में डिक्रीज हो जाता है, बट उसका कोई अपना एक मैथमेटिकल रिलेशन होगा। तो कुछ लोगों ने मैथमेटिकल रिलेशन कैलकुलेट करके देखा और वो कुछ ऐसे आया कि अगर रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज R0, ऐसे मान के चलो, अगर किसी भी वायर की बात करें, हम मान लो हम इस वाले वायर की बात कर रहे हैं और इस वाले वायर में रेजिस्टेंस है, कब की बात कर रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसका रेजिस्टेंस कितने के इक्वल आ रहा है, R0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, मान लो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज R0 एंड एट T डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस इज RT। मैंने ऐसे को सफिक्स यूज कर दिया RT, तो इनमें आपस में रिलेशन होता है। R0 और RT में रिलेशन कुछ ऐसा आता है कि RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, जहां पे अल्फा और बीटा जो आपको दिख रहे हैं वो क्या चीज है, वो कॉन्स्टेंट्स हैं। अल्फा एंड बीटा कॉन्स्टेंट्स हैं। RT का मतलब हुआ रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, R0 का मतलब हुआ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब जो बीटा की वैल्यू आती है ना, बीटा इज एक्चुअली वेरी स्मॉल। कैलकुलेट करके देखा गया कि जो सेकंड थर्ड वाला टर्म है वो बहुत छोटा है। बीटा जब बहुत छोटा होता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इस वाले टर्म को क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, और हमारे पास रिलेशन बन जाता है RT इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। ठीक हो गया। इस वाले रिलेशन से अगर हमें 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस मालूम हो और किसी और टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी हैव गॉट दिस काइंड ऑफ रिलेशन। अब सुनो, अगर हम बात करते हैं कंडक्टर या मेटल्स की, तो हमें अच्छे से मालूम है कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। और रेजिस्टेंस पता कब बढ़ेगा, जब अल्फा आएगा पॉजिटिव। रिलेशन दोबारा दिखाता हूं आपको, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। सपोज करो, टी का मतलब यहां पे टाइम नहीं है, टी का मतलब क्या है, टेम्परेचर। सपोज करो कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ेगा और रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए। रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, जब अल्फा की वैल्यू होगी पॉजिटिव। तो कंडक्टर या मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू आती है पॉजिटिव। अगर हम बात करें इंसुलेटर, वैसे तो इंसुलेटर में कंडक्टिविटी बहुत रेयर होती है, बट फिर भी अगर हम बात करें इंसुलेटर या हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो इन दोनों चीजों में, इंसुलेटर हो या सेमीकंडक्टर हो, इन दोनों चीजों में टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। वो बेटा कब कम होगा, वो तब कम होगा जब अल्फा इज नेगेटिव। इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो अगर हम सपोज करो लिख रहे हो यहाँ पे RT इक्वल टू R0 1 प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाए, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये डिफरेंस और ज्यादा बढ़ता जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी। क्या कह सकते हैं, इसका ये वाला डिफरेंस कम होता चला जाएगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी होती है। तो यहाँ पे 1 काफ़ी बड़ा होगा, अल्फा बहुत छोटा होगा लेकिन नेगेटिव में होगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये वैल्यू बढ़ेगी और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कम हो रहा होगा, तो RT की वैल्यू क्या होगी, कम हो रही होगी। दिस इज ऑल अबाउट, किसकी बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर की बात कर रहे हो। पहले वाले केस में हम किसकी बात कर रहे थे, कंडक्टर की बात कर रहे थे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो। कोई कहता है सर अल्फा क्या है, तो अल्फा को हम बोलते हैं टेम्परेचर। याद है वो हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जब हम पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स में या थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ रहे थे। यहां पे सेम है, अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस।
क्या चीज़ है ये? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। कोई हमसे बोले कि अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करो, तो ऊपर वाला रिलेशन देखो, हम वहाँ से कह सकते हैं कि RT इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा टी। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। ऐसे बोल सकते हैं, हम इसको यहाँ ला सकते हैं और हमारे पास क्या रिलेशन बनेगा? RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू टी, सॉरी R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू टी, और ये क्या बन जाएगा? ये अल्फा निकल आएगा। सो अगर हमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू टाइम। ठीक बात है। अगर कोई तुमसे पूछे कि इसको डिफाइन करो, तो मैं लिखवा नहीं रहा, आप केवल इसको सुन लो। तो कभी कोई बोले कि व्हाट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो तुम बोलोगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन राइज ऑफ टेम्परेचर। क्या बोला मैंने? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज द डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस पर यूनिट टेम्परेचर राइज। क्लियर? तो ये हमारे अल्फा को डिफाइन करता है। अल्फा को हम दूसरे तरीके से भी समझा सकते हैं। कैसे समझाओगे? तुम बोलोगे सर हमारे पास लिखा था RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। अगर हम बात करें एट टेम्परेचर T1, हम T1 टेम्परेचर की बात करें, तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा बेटा? ये RT1 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T1। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर हम बात करते हैं एट टेम्परेचर T2, तो ये क्या बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड? RT2 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T2। आई होप आपको समझ में आ रहा है। दिस इज वॉट इक्वेशन 1, दिस इज समथिंग इक्वेशन 2। नाउ वी हैव 2 माइनस 1। अगर हम 2 माइनस 1 करते हैं तो हमारे पास रिलेशन क्या आता है? RT2 माइनस RT1 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम? R0 ब्रैकेट के अंदर में से 1 हट जाएगा और क्या बनेगा? अल्फा इंटू T2 माइनस T1। अगर यहां से हम अल्फा कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा? RT2 माइनस RT1 डिवाइडेड बाय R0 इंटू T2 माइनस T1। कई बार हम RT2 ना लिख के सिंपल लिख देते हैं ऐसे R2 माइनस R1। वी कैन ऑल्सो राइट R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R0 इंटू डेल्टा टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इस फॉर्म में भी निकाल सकते हैं और ऊपर वाला जो टाइप मैंने आपको बताया हम उस फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से पता चल जाता है कि अल्फा जिसका जितना ज्यादा होगा, अल्फा जिस मटेरियल का जितना ज्यादा होगा, चेंजेस उतने ज्यादा आएंगे। लेट्स से दिस वैल्यू इज वेरी बिग, तो ये चेंज बहुत जल्दी बहुत ज्यादा आएगा। ये बहुत छोटा होगा तो चेंजेस कैसे आएंगे? बहुत बहुत कम आएंगे। क्लियर? तो बहुत सारे एलओआई होते हैं, जिन एलओआई में अल्फा की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी होती है, इसका मतलब उनमें टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस पे ज़्यादा फर्क नहीं आता है। मैं आपको फिर बताऊं, जिन मटेरियल्स में अल्फा की वैल्यू बहुत बहुत कम होती है, उनमें टेम्परेचर के चेंज करने से रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है। R इक्वल टू रो L बाई ए। अगर हम ज्योमेट्री के चेंजेस की ज़्यादा बात ना करें तो हमें क्या दिख रहा है कि R और रो आपस में सीधे सीधे रिलेटेड हैं। सीधे रिलेटेड होने का ये मतलब हुआ कि जिस तरह का रिलेशन R में आएगा उसी तरह का रेजिस्टेंस रो में आएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा। क्लियर है? तो अभी हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? हमने कैलकुलेट करना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी में भी सेम रिलेशन आता है, डिट्टो, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। वो क्या आएगा? रो T इक्वल टू रो 0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी, द सेम थिंग। या फिर अगर हम कैलकुलेट करते हैं अल्फा तो ये वैसे ही निकल के आता है रो एट टेम्परेचर T माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इंटू टी, दैट इज दी अल्फा। या दूसरा एक और रिलेशन आता था अल्फा इक्वल टू रो 2 माइनस रो 1 अपॉन क्या लिखते थे हम लोग? रो नॉट इंटू T2 माइनस T1। दिस इज ऑल्सो द सेम रिलेशन। इसका मतलब हुआ कि जो रेजिस्टेंस का अल्फा आता है और जो रेजिस्टिविटी का अल्फा आता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है क्योंकि दोनों आपस में सेम रिलेटेड है। अगर रेजिस्टेंस 10% बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी 10% बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा। तो हम प्रीवियस फॉर्मूले पे बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 10 ओम, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस। कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम? फॉर्मूला अप्लाई होगा RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। बेटा क्लियर है? 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 10 इंटू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 0.005 मल्टीप्लाइड बाय कितना लिखेंगे टेम्परेचर? 100 डिग्री सेल्सियस। सो दिस कम्स आउट 10 इंटू 1 प्लस
क्या आने वाला है 0.5, सो दैट बिकम्स हाउ मच 15 ओम। इसका मतलब हुआ कि जो 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस आ रहा था हमारे पास 10 ओम के बराबर, वो 100 डिग्री पे जाके कितने के बराबर हो जाएगा 15 ओम के बराबर। क्लियर है? सो दिस इज द काइंड ऑफ रिलेशन। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड या अलग अलग टाइप से ये वाले फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज किसी वायर की। क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं थोड़ा देखते हैं। एक चीज है करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं अभी। तो देखो हमारे पास एक वायर है और इसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट करा। बहुत पीसफुली समझने की ट्राई करेंगे इसको। ये V है। तो अभी क्या होगा, इसमें से मान लो 10 प्रोटॉन निकलेंगे, रफली मान लो 10 प्रोटॉन निकलेंगे। तो होगा क्या उसके बाद, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल प्रोटॉन्स को धक्का मारेगा। कन्वेंशनली हम बोलते हैं कि प्रोटॉन चल रहे हैं, तो बैटरी का ये वाला टर्मिनल प्रोटॉन्स को पुश करेगा। अब ये जो वायर है इसमें तो प्रोटॉन ऑलरेडी पहले से हैं, तो होगा क्या, जैसे इस वाले टर्मिनल से प्रोटॉन्स निकलेंगे ना, वो अपने आगे वाले को पुश करेंगे, वो अपने आगे वाले को, वो अपने आगे वाले को, अपने आगे वाले को, और एट द वेरी मोमेंट जिस टाइम यहाँ से 10 प्रोटॉन निकलेंगे, ठीक यहाँ पे 10 प्रोटॉन एंटर कर जाएंगे। फिर वो अपने आगे वाले को पुश करेंगे, फिर वो आगे वाले को, आगे वाले को, ऐसे करते करते जो पुश है वो चलता रहेगा। और इसमें होगा क्या कि जिस टाइम यहाँ से 10 प्रोटॉन निकलेंगे, ठीक उसी टाइम यहाँ से 10 प्रोटॉन एंटर हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यूएशन है। क्लियर? ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक ट्रैक के ऊपर बहुत बड़ी सी ट्रेन खड़ी है जिसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, और यहाँ पे लगा हुआ है इंजन। अगर इंजन हल्का सा आगे बढ़ता है तो उसी टाइम ये भी आगे बढ़ेगा, ये भी, ये भी, ये भी, और अगर 1000 कंपार्टमेंट भी लगे होंगे, देन ईच कंपार्टमेंट हैज टू मूव। सिमिलरली दिस वायर कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। इसमें ऑलरेडी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं। तो अगर इसमें से प्रोटॉन बाहर निकलेंगे तो उसी टाइम पे पूरे के पूरे सर्किट में करंट का फ्लो बिगिन हो जाता है। मतलब हमारे दिमाग में एक मिसकंसेप्शन होता है। मिसकंसेप्शन पता क्या होता है? सर सेल में से करंट निकलेगा, फिर से जाएगा 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 फिर आएगा, ऐसे थोड़ी होता है। सेल में से करंट निकल के ऐसे थोड़ी होता है कि जाएगा फिर 2-3 घंटे लगा के फिर लौट के आएगा। ये सब कुछ सेम टाइम पे होता है। इसका बेनिफिट पता क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि अगर गलती से यहाँ ये कट हो गया तो तुम बोलोगे सर अगर कट हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर यहाँ से तो करंट चला जाएगा ना, चला जाएगा यहाँ 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 चला जाएगा। इसका आंसर आएगा बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि ये कट है। इसके कट होने की वजह से यहाँ पे करंट का फ्लो होना नहीं है, और करंट इज समथिंग विच हैपेंस इन कॉन्टिन्यूटी। अगर वायर में किसी भी जगह ब्रेक हो गया तो कहीं भी करंट नहीं होगा। मतलब अगर यहाँ ब्रेक हो गया तो फिर यहाँ भी करंट नहीं होगा, फिर यहाँ भी नहीं होगा, फिर कहीं भी नहीं होगा। क्लियर? तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अलग अलग प्रॉपर्टीज, वो दिखाने के लिए मैंने आपको ये कैरेक्टरिस्टिक समझाए। तो हमारे पास ये वायर है, यहाँ से निकलेगा करंट। मान लो यहाँ से निकले 10 प्रोटॉन, यहाँ से निकले 10 प्रोटॉन, तो यहाँ भी कितने फ्लो करेंगे 10 प्रोटॉन, यहाँ भी कितने एंटर करेंगे 10 प्रोटॉन, और यहाँ से भी कितने जाएंगे 10, यहाँ से भी कितने जाएंगे 10, और यहाँ भी कितने जाएंगे 10, और बेटा यहाँ भी कितने पहुँचेंगे 10, और ये सब कुछ बराबर बराबर होगा। एक चीज़ ध्यान से देखो, इसका जो क्रॉस सेक्शन है ना, एरिया कैसा है, वो बहुत छोटा है, और इसका जो एरिया है डायग्राम के हिसाब से ये छोटा दिख रहा है कि बड़ा दिख रहा है? ये काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन फिर भी करंट की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? करंट इज सेम एट ईच क्रॉस सेक्शन, एट ईच क्रॉस सेक्शन। मतलब हर जगह जहां की भी हम बात कर रहे होंगे, हर क्रॉस सेक्शन पे करंट की वैल्यू कैसी होगी? सेम होगी। इवन एक काम करें, अगर हम ऐसे वायर बनाएं, ऐसे टाइप का वायर बनाएं, ऐसे टाइप का वायर बनाने का मतलब हुआ क्रॉस सेक्शन सब जगह सेम नहीं है। हम इसको बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट कर दिया ऐसे कुछ। तो अगर मान लो यहाँ से करंट निकलता है 1 एम्पियर, तो यहाँ पे भी होगा 1 एम्पियर, यहाँ पे भी होगा 1 एम्पियर, और इसमें से भी जा रहा होगा कितना? 1 एम्पियर, और ये आगे जा रहा होगा, और 1 एम्पियर 1 एम्पियर। तो हम क्या बोल सकते हैं? जहाँ पे क्रॉस सेक्शन कम है, लेट्स से यहाँ पे क्रॉस सेक्शन इज लेस, इस जगह लेस, तब भी करंट कितना होगा? करंट होगा 1 एम्पियर। यहाँ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, तब भी करंट कितना होगा? 1 एम्पियर। इसका मतलब क्रॉस सेक्शन के ऊपर करंट डिपेंड नहीं करता। क्लियर हो गया? ये बिल्कुल ऐसे जैसे आपने +1 में पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी।
एक पाइपलाइन होती थी, कहीं पे वाइड होती थी, कहीं पे नैरो होती थी। वाइड हो या नैरो हो, जितना लिक्विड पर सेकंड एंटर करता था उतना लिक्विड पर सेकंड लीव करता था। हर जगह जो कॉन्टिन्यूटी थी वो बिल्कुल सेम थी। हर क्रॉस सेक्शन में हर जगह फ्लो की वैल्यू कैसी आती थी बेटा? सेम आती थी। इसका मतलब इस वायर के हर पॉइंट पे, हर जगह पे करंट की वैल्यू कैसी आएगी? सेम आएगी। आई थिंक समझ आ गया होगा। अच्छी बात है जी। अब हम पढ़ रहे थे करंट की डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या चीज है? करंट डेंसिटी है कि किसी क्रॉस सेक्शन में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। जैसे हमारे पास ये वायर है और हमने बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, ऐसे कुछ करा, तो यहां से करंट निकलेगा I, तो यहां से भी करंट कितना जाएगा? I, और इस क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा A के बराबर। तो जो करंट की डेंसिटी होगी, करंट डेंसिटी, उसको इन जनरल हम लोग J से डिफाइन करते हैं। वो पता क्या होती है? वो होती है I/A। इसका मतलब क्या बोलेंगे हम? कोई आपसे पूछेगा डिफाइन करंट डेंसिटी, तो तुम क्या बोलोगे? इट इज द रेशियो ऑफ फ्लोइंग करंट एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। आप ऐसे भी बोल सकते हो या कैसे बोल सकते हो? इट इज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, दैट इज करंट डेंसिटी। आई होप इतना क्लियर है। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो हमें समझ में आ गया कि करंट डेंसिटी इतने के बराबर होगा। अच्छा, अगर हम फॉर्मूले से देखें तो J = I/A आ रहा था, जहां पे बेटा I की वैल्यू क्या होती थी? NE/AVD/A। याद आया आपको? प्रीवियस आर्टिकल्स में हमने पढ़ा है कि करंट की वैल्यू इतने के इक्वल होती है, और यहां से A कट जाएगा तो कितना आएगा? NEVD। अब सुनो, ये स्केलर बट ये वेक्टर। यस नो, इट इज वेक्टर। और ये भी कैसा है? ये भी वेक्टर होगा। अगर ये वेक्टर होगा तो आप क्या बोल सकते हैं? क्यों होगा वेक्टर? क्योंकि देखो ना, राइट हैंड साइड तो वेक्टर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फिर इसे भी वेक्टर होना पड़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं J इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और हम क्या बोलेंगे? इट्स डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन कहां पे होगी? इज अलोंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ, हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्जेस की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे कन्वेंशनली बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस की बात कर रहे हैं। तो J इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग, किधर को होगा? इज अलोंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। क्लियर हो गया? सो ये हमारे पास रिलेशन आ गया कि इसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की डायरेक्शन में। तो दोबारा से फिर देखते हैं। ये हमारे पास वायर, ये हमने सेल जोड़ा हुआ है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, यहाँ से कौन सा चार्ज जाएगा? पॉजिटिव जाएगा। और अगर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? इसी डायरेक्शन में होगी। और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन भी कहाँ पे होगी? वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। क्लियर हो जा रहा है ना? तो अगर हम ऊपर वाले रिलेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? J वेक्टर इक्वल टू NEVD वेक्टर। मुझे लगा यहाँ तक हम सही चल रहे हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। दोबारा से और चेंज करते हैं थोड़ा सा। आपको याद है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती थी? E/m/τ। याद करो। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते थे तो कैसे होता था? ये ऐसे होता था। इसका मतलब J क्या आएगा? J वेक्टर फॉर्म में अभी हमने देखा NE/VD वेक्टर होता था, दैट इज इक्वल टू NE/E/m/τ। दैट बिकम्स J वेक्टर इक्वल टू NE²τ/m/E वेक्टर। इससे क्या समझ आया? इससे हमें ये भी समझ में आ गया कि डायरेक्शन ऑफ J वेक्टर इज अलोंग, किधर को? E वेक्टर। एक ही बात है। ऊपर मैंने लिखा था डायरेक्शन ऑफ J वेक्टर इज अलोंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ J वेक्टर इज अलोंग E वेक्टर। क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात है। सो यहाँ पे हमें J वेक्टर और E वेक्टर के बीच में रिलेशन का पता चल गया। चलो फिर से देखते हैं हम। अगेन देखो, ये हमारे पास फिर से वायर, इसमें फ्लो हो रहा है करंट I, और इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, सॉरी करंट डेंसिटी है J = I/A। एक चीज सोचो आप, ये क्या है? अभी अभी हमने बताया, हम लोगों ने देखा कि ये वेक्टर है। क्यों है वेक्टर? उसका जस्टिफिकेशन हमारे पास है। सो J इज अ वेक्टर। अभी हम जानते हैं कि बेटा ये तो स्केलर होता है,
तो ये तो खराब नहीं हो रहा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर और राइट हैंड साइड में स्केलर। थोड़ा ठीक ठीक बनाते हैं हम इसको। ठीक ठीक कैसे बनाएंगे हम इसको ऐसे लिखेंगे, j इंटू ए इक्वल टू आई। राइट हैंड साइड क्या चीज़ है? व्हाट इज राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड इज स्केलर, दिस इज स्केलर। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड भी रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए? स्केलर। स्केलर कब होगा? आपको पता है जे तो वेक्टर है, तो स्केलर कैसे बनेगा? स्केलर तब बनेगा जब हमें एरिया को भी वेक्टर बोलना पड़ेगा। ये तो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं ना गॉस लॉ में, तो यहाँ भी बोल देते हैं। एरिया को वेक्टर बोलना पड़ेगा, और दूसरा जे और ए का क्रॉस प्रोडक्ट लिखना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट लिखना चाहिए? तो आप बोलोगे सर डॉट प्रोडक्ट लिखना चाहिए, तो रिलेशन क्या आएगा बेटा? आई इक्वल टू आएगा जे डॉट ए, या हम बोल सकते हैं दिस इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। एक बच्चा बोलता है सर ये यूज़ कहाँ पे होगा? मैंने कहा दिखाता हूँ बच्चे, हमारे पास ये वायर है, दिस इज दी वायर, राइट। हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगी, यस ना, क्योंकि ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी किधर को होगी? वो भी इधर को होगी। तो बेटा जे वेक्टर भी किधर को होगा? वो भी इधर को होगा। हम बात कर लेते हैं इस क्रॉस सेक्शन की, इस वाले क्रॉस सेक्शन की। इसका एरिया वेक्टर किधर को होगा? वो भी इधर को होगा। वाह, सबकी डायरेक्शन सेम है। तो अगर कोई हमसे बोले कि यहाँ पे करंट कितना होगा, करंट, तो तुम बोलोगे सर करंट होगा I इक्वल टू जे डॉट ए, दैट इक्वल टू वॉट? दैट इक्वल टू जे ए कॉस हाउ मच? 0, दैट इज जे इंटू ए। आपको समझ आया? बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम क्या करते हैं कि ऐसे कर देते हैं, ऐसे, और हम क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं एक ऐसे, ठीक है। और इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा बेटा? इसका एरिया वेक्टर आएगा इधर को, इधर को, और इसको हम बोल देते हैं कुछ ए डैश, है ना, क्योंकि एरिया डिफरेंट होगा ना, ए डैश बोल दिया हमने। और हम मान लेते हैं कि ये ओरिजिनल डायरेक्शन थी, और ये एरिया वेक्टर उसके साथ कितना एंगल बना रहे हैं? थीटा बना रहे हैं। और हमने क्या करा, इसको एक सेल के साथ जोड़ दिया ऐसे। जब तुम ऐसा करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आएगी? इधर आएगी। जे वेक्टर भी किधर आएगा? उसी तरफ आएगा। और हमें रिलेशन क्या मिलेगा? हमें रिलेशन मिलेगा I इक्वल टू जे डॉट ए के ए डैश, एंड दैट इक्वल टू जे ए डैश कॉस थीटा, इजंट इट, इज इक्वल टू। आपको एक बात बताऊं, अगर हम इसकी बात करें, इसकी, जो हम लोगों ने पहले से क्या माना हुआ था? जो हम लोगों ने माना हुआ था a। सो व्हाट यू फाइंड कि जो एक्चुअली a डैश कॉस थीटा आ रहा है ना, वो कितने के इक्वल होगा? a डैश कॉस थीटा के बारे में क्या सोचते हो? कितने के इक्वल होगा? वो a के इक्वल होगा। कारण बताऊं, ध्यान से सुनो। a डैश किधर है? इधर। a डैश है एरिया वेक्टर, और इसका एरिया कौन सा है? एरिया ये वाला है। एरिया ये वाला है, तो एरिया वेक्टर किधर आएगा? इधर। और a डैश का कॉस थीटा किधर आएगा? a डैश का कॉस थीटा बेटा इधर आएगा। तो इसका एरिया कौन सा आएगा? इसका एरिया ये वाला आएगा। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेसिकली a डैश कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? वो होगा a के इक्वल। इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में ये आया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझो। इससे ये समझ में आया कि ये वायर है। इस वायर में अगर हम इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया को कंसीडर करते हैं, तब भी पता चलता है कि इस वायर में से करंट कितना जा रहा है? आई जा रहा है। अगर हम कंसीडर करते हैं ऐसे वाले क्रॉस सेक्शन को, ऐसे वाला क्रॉस सेक्शन, और जब हम इस वायर में करंट निकालते हैं, इस वायर में कि कितना करंट आएगा, तब भी करंट कितने के इक्वल आ रहा है? तब भी करंट आई के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब वायर में करंट दोनों केसेस में आई के इक्वल आ रहा है। क्रॉस सेक्शन एरिया हम छोटा ले लें, या मतलब कोई भी ले लें, तो इससे पता चलता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का कम ज़्यादा हो सकता है, बट करंट पूरे वायर में हर जगह कैसा होगा? सेम होगा। तो हम एक एग्जाम्पल करते हैं। ये हमारे पास एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हर जगह अलग अलग है। ए पे ठीक है, 1 पे ठीक है, 2 पे सबसे कम है, और 3 पे सबसे ज़्यादा है। और हमसे बोला गया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन I1 I2 I3 J1 J2 J3 और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा कुछ हमसे पूछा है कि यार यहाँ पे किस पे ज़्यादा किस पे कम होगा। तो तुम एक बात ध्यान से देख सकते हो, हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि यहाँ से जितना करंट निकलेगा उतना पहुंचेगा, उतना एंटर करेगा, उतना लीव करेगा, उतना जाएगा, और ऐसे कुछ होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम सोल्यूशन निकालें तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर 1 पे जो करंट होगा वो I1 होगा, 2 पे जो करंट होगा वो I2 होगा, और 3 पे जो करंट होगा वो I3 होगा, और अच्छी बात बताऊं वो सेम होगा।
उसका कारण समझो ना, यहाँ से इस जगह से जितने चार्जेस एंटर करेंगे, यहाँ से उतने, वहाँ से उतने, मतलब इस पूरे हर क्रॉस सेक्शन में से सेम नंबर ऑफ चार्जेस क्रॉस करके जा रहे होंगे। सो करंट की वैल्यू सब जगह सेम होगी, ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। अब जब मैं कह रहा हूँ करंट की वैल्यू सेम होगी, तो मैं केवल एक पॉइंट की बात नहीं कर रहा। 3 का मतलब एक पॉइंट नहीं है, 3 का मतलब ये पूरा क्रॉस सेक्शन, 2 का मतलब है पूरा और 1 का मतलब पूरा। 1 के पूरे क्रॉस सेक्शन में जितना चार्ज एंटर करेगा वही 2 के थ्रू पास करेगा, वही 3 में से निकलेगा। तो तीनों पे करंट की वैल्यू कैसी होगी? सेम होगी। ठीक बात है। इस एग्जाम्पल को करने के बाद तुम्हें जो जितने अभी टॉपिक मैंने पढ़ाए उनके बारे में सब कुछ अपने आप समझ में आ जाना है। अब हम बात करते हैं करंट की डेंसिटी की। करंट की डेंसिटी क्या होती है? J = I/A। यार तुम ध्यान से देखो, करंट तो सब जगह सेम है बेटा। जहां एरिया, तुम ध्यान से देखना, इस वाले में हम लोगों ने क्या बोला? करंट तो कैसा है? सेम है। तो फिर J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A होगा। इसका मतलब जहां पे एरिया सबसे कम वहां पे J सबसे ज्यादा होगा। एरिया सबसे कम कहां पे? 2 पे। इसका मतलब 2 का J सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद एरिया ज्यादा किसका है? 1 का, तो J 1 का। और सबसे कम कहां पे होगा करंट का डेंसिटी? 3 पे। इसका मतलब करंट की डेंसिटी सब जगह सेम नहीं आएगी, कहीं पे डेंस ज्यादा होगा, कहीं पे डेंस कम होगा। अगली बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको याद है हम लोगों ने J और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन कैलकुलेट करा था, और आपको अच्छे से याद होगा हम लोगों ने बात करी थी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू J होगा, याद है। और हम लोगों ने ये भी कहा था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होगा। बेटा क्लियर हुआ? इसका मतलब जहां पे J ज्यादा होगा वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, और रिलेशन कुछ ऐसे आएगा और रिलेशन कुछ ऐसे आएगा। कोई हमसे बोले इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन बताओ, तो वो सेम आएगा। E2 सबसे ज्यादा होगा, E1 उससे कम होगा, और E3 सबसे कम होगा। सो ये अलग अलग पैरामीटर्स के बीच में या उनके बारे में रिलेशन है। ठीक है। हम किसी वायर की और कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को भी देखते हैं। इस वायर में कितनी प्रॉपर्टी होंगी? इस वायर में रेजिस्टेंस होगा, इसमें रेजिस्टिविटी होगी, इसमें कंडक्टिविटी होगी, इसमें कंडक्टेंस होगा, इसमें करंट होगा, इसमें करंट डेंसिटी होगी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ज्यादा तो नहीं हो गया? इतना सब कुछ होगा इसमें, और तुम्हें हर चीज के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा कुछ और देखते हैं। यहां देखो कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है बेटा? कंडक्टेंस होता है बेसिकली 1/रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते थे? ρ/L/A। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं A/ρ/L। ठीक है, ρL। और इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या होती है? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स क्यों होगी? क्योंकि रेजिस्टेंस का उल्टा है। ओम इनवर्स बोलते हैं, इसको हम मो बोलते हैं। ओम किसको बोलते हैं? OHM। तो ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं? MHO। मतलब ऐसे को कुछ बोलते हैं MHO। OHM की जगह हमने क्या कर दिया? MHO। अच्छा, ये कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी होती है 1/रेजिस्टिविटी। 1/रेजिस्टिविटी, नाम भी समझ में आ रहा है। जो ज्यादा रेजिस्ट करेगा वो कंडक्ट कम करेगा, और जो कम रेजिस्ट करेगा वो ज्यादा कंडक्ट करेगा। इसीलिए तो दोनों का ऑपोजिट रिलेशन आ रहा है। कंडक्टेंस इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी। ऑपोजिट रिलेशन आ रहा है। जहां पे रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी आती थी आप याद करो? वो आती थी m/ne²τ। m/ne²τ वैल्यू पुट करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ne² डिवाइडेड बाय m। ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आएगा। क्लियर? यहां पे नीचे मैंने लिखा रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड E। J मतलब करंट डेंसिटी, सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा करते हैं, हमने क्या पढ़ा है जरा देखने की ट्राई करते हैं। हमने पढ़ा था I = NEAVD। बेटा याद आया? हमने पढ़ा था J वो कितना था? I/A। वो कितना आएगा? NE और VD याद करो कितना आता था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी EE/m × τ। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ गया? NE² E/τ डिवाइडेड बाय m। अच्छा ऐसा करो, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। इसको हम लिख देते हैं बेटा NE² τ/m, ब्रैकेट में लिखते हैं और साथ में लिखते हैं E। अब ध्यान से देखते हैं, व्हाट इज दिस? सिग्मा। एंड व्हाट इज दिस? सिग्मा। तो रिलेशन क्या आएगा बेटा? रिलेशन आएगा J = सिग्मा × E। रिलेशन निकालना था, निकल तो गया। करंट डेंसिटी इक्वल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट डेंसिटी इक्वल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। वी हैव गॉट अ रिलेशन। कभी आपको दो चीजें गिवन और तीसरा निकालना हो तो हम इस वाले के साथ में निकाल सकते हैं। कोई और भी रिलेशन है हमारे पास, वो भी हम देखते हैं। यहाँ क्या लिखा? रिलेशन बिटवीन रो एंड म्यू। रो क्या होता था? रेजिस्टिविटी। आपको याद है म्यू क्या होता था?
म्यू होती थी मोबिलिटी, मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ, क्या होती थी बेटा, मोबिलिटी। हम क्या क्या जानते हैं इसमें, हम जानते हैं कि आई की वैल्यू होती है, याद करो, NEAVD, याद है ना आपको। और हम एक और चीज़ जानते थे, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती थी वो क्या होती थी, म्यू इंटू ई, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, NEA म्यू इंटू ई। बेटा समझ में आ गया। अगर हमें करंट की डेंसिटी निकालनी हो तो हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हम वो भी निकाल सकते हैं। करंट की डेंसिटी क्या आएगी, वो आएगी I/A, और वो क्या निकल के आएगा, वो आएगा NE म्यू ई। आई होप आपको समझ में आ गया। इतना भी हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसको आगे देखने की ट्राई करें तो हमें पता है करंट की डेंसिटी का रिलेशन, पीछे भी देखो बैक में, करंट की डेंसिटी का रिलेशन क्या आता था, सिग्मा इंटू ई, हम ये भी जानते हैं। तो इवन हम यहाँ पे सिग्मा इंटू ई भी रख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ना, हम कह सकते हैं J इज इक्वल टू वॉट, सिग्मा इंटू ई। आई होप आपको समझ में आ रहा है। J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई आ जाएगा, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सिग्मा को क्या कह सकते हैं, 1/ρ इंटू ई, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। और यहाँ से हम समझ सकते हैं कि E/ρ इक्वल टू, देखो ना ये ऐसे नंबर देते हैं, नाम देते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। दोनों में J लिखा हुआ है, दोनों में J लिखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं। रिलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे NE म्यू ई, फर्स्ट में ऐसा लिखा हुआ है, सेकेंड में क्या लिखा है, E/ρ। बच्चों आपको क्लियर हो रहा है। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास E कैलकुलेट कैंसिल हो गया, E कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला एक्चुअली, हमें मिल गया यहाँ से ρ इक्वल टू 1/NE म्यू। किस में रिलेशन निकालना था हमने, रिलेशन निकालना था हमने म्यू में और रो में। देखो निकल गया, ρ इक्वल टू 1/NE म्यू, जहाँ पे N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और म्यू का मतलब क्या चीज़ है यहाँ पे, म्यू का मतलब है मोबिलिटी। क्लियर हो गया। तो ऐसे अलग अलग तरह के रिलेशन हमें पूछे जा सकते हैं और हम निकाल सकते हैं, राइट। सो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, कि किसी भी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर या सेमी कंडक्टर के अलग अलग क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, करंट कैसा फ्लो करेगा, उसके साथ डेंसिटी कैसी आएगी, ये सारा कुछ हमने पढ़ा। ठीक है बेटा, तो ये टॉपिक पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखने में आपको सिंपल लग सकता है, बट इसके न्यूमेरिकल कई बार बहुत ट्रिकी आते छोटे न्यूमेरिकल हैं, बट बहुत ट्रिकी होते हैं। तो आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू, बाय बाय।